हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम पीबी शेली की फेमस पोएम ओzymandias ऑफ इजिप्ट पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। पीबी शेली रोमांटिक पीरियड के फेमस पोएट है। शेली की पोएम्स में आइडियलिज्म होता है और उनकी बातें समय से आगे थी। इसीलिए उनके जीवन में उनकी पोएम्स को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी उनके मृत्यु के बाद मिली। उनकी इन्हीं क्रांतिकारी सोच की वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक बार रस्टिकेट भी किया था। इस पोएम में शेली एक राजा जिसका नाम ओzymandias था इसके बारे में हमें बताते हैं। ओzymandias इजिप्ट का राजा था और वह बहुत घमंडी, निर्दयी और बढ़ाईखोर था। उसको अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह अक्सर यह कहता था कि उसके जैसा शक्तिशाली, प्रभावशाली राजा दूसरा कोई नहीं है और उसके जैसा राज्य अन्य किसी राजा के पास नहीं है। लेकिन समय का पहिया हमें यह बताता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, कुछ भी अनंत काल तक नहीं रहता, हर चीज बदल जाती है और बिल्कुल इसी तरह एक दिन इस राजा का राज्य, इसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। प्रस्तुत पोएम में एक ट्रैवलर है, मुसाफिर है, जो इजिप्ट से लौटा है और वह एक राजा के पुतले के बारे में बताता है जो पुतला टूटा फूटा हुआ है। और उससे हमें यह प्रतीत होता है कि एक समय में जो राजा बहुत बलवान था, शक्तिशाली था, आज उसका राज्य नहीं रहा, आज उसका कुछ भी नामो निशान नहीं रहा। राज्य खत्म होते हैं, ताकत, पैसा, प्रतिष्ठा कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। तो हमें इन चीजों का गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह चीजें कुछ क्षण के लिए हमारे पास है और यह सब कुछ एक समय पर खत्म होने वाला है। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। The first question is P.B. Shelley belonged to dash. Options are Elizabethan age, Victorian age, Romantic age, Modern age. P.B. Shelley रोमांटिक एज के एक फेमस पोएट थे। रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर में 1798 से 1832 का जो पीरियड था उसको रोमांटिक एज कहते हैं, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स जैसे फेमस पोएट्स थे। Next question. Shelley did not write a poem on dash. Options are the clouds, the nightingale, the west wind, the skylark. Shelley ने नीचे दिए गए किन विषयों पर पोयम नहीं लिखी? तो शेली की जो पोएम्स है वो क्लाउड्स पर है, वेस्ट विंड पर भी है और स्काईलार्क एक बर्ड है उस पर भी उन्होंने पोएम लिखी है, लेकिन नाइटिंगेल बर्ड पर उन्होंने पोएम नहीं लिखी। Next question. Shelley is known for his dash. Options are uncompromising idealism, ideas of revolution, unconventional lifestyle, all the above. शेली को किस लिए जाना जाता है? तो शेली को उनके आइडियलिज्म के लिए, उनकी जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थी उसके लिए और उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अनकन्वेंशनल थी उसके लिए जाना जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। Next question. Shelley was expelled from Oxford University for writing a pamphlet called Dash. शेली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, रस्टिकेट किया था, क्योंकि उन्होंने एक पैम्पलेट यानी कि एक पत्रिका लिखी थी जिसका शीर्षक क्या था? ऑप्शंस आर अ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म, अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट एंड ऑन फ्रैंकेनस्टाइन। तो शेली ने जो पैम्पलेट लिखा था जिसकी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला था, उस पैम्पलेट का टाइटल था द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म। Next question. Which Indian political leader was said to be influenced and inspired by Shelley's thoughts? Options are Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। कौन से भारतीय नेता शेली के विचारों से प्रभावित थे और प्रेरित थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है? तो वो नेता थे महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई।
Next question. Shelley wrote Ozymandias in competition with his friend Dash. Options are Horace Goodspeed, Horace Smith, Horace Hornblower, Horace Rumpole. शेली ने ये जो पोयम लिखी थी Ozymandias of Egypt, एक्चुअली इन्होंने ये पोयम एक कंपटीशन उन्होंने उनके फ्रेंड के बीच में लगाई थी और उस कंपटीशन का हिस्सा इन्होंने ये पोयम लिखी थी और जिस दोस्त के साथ उन्होंने कंपटीशन लगाई थी उसका नाम था होरास स्मिथ. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोएम इज सेट इन डैश. ऑप्शंस आर द वाइल्डरनेस, एन एंशिएंट लैंड, अ डेजर्ट, अ पैलेस. इस पोएम की सेटिंग, लोकेशन, प्लेस कौन सी है? तो ये पोएम सेट है डेजर्ट में. डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ozymandias is the Greek name for which Egyptian pharaoh? pharaoh का मतलब है राजा. तो इजिप्शियन भाषा में pharaoh को राजा कहते थे और कौन से इजिप्शियन राजा के लिए Ozymandias टाइटल लिया था? ऑप्शंस आर एमेनहोटेप फर्स्ट, नेरीकेरे, रामसेस, ट्यूटनखामेन. तो रामसेस सेकंड राजा था जिसके लिए Ozymandias टाइटल यूज किया जाता था. Next one. Who is the statue of? Options are Casanova Frankenstein, Ozymandias, Percy Shelley, Judas Iscariot. इस पोएम में जो पुतला है वो पुतला यानी कि स्टैचू किसका है? तो वो स्टैचू है Ozymandias राजा का. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज Ozymandias? Ozymandias कौन था? ऑप्शंस आर एन ऑनर्ड स्लेव, अ ब्लू डायमंड, अ फेमस पिरामिड, अ वंस पावरफुल किंग. Ozymandias एक राजा था जो एक जमाने में बहुत ही शक्तिशाली राजा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रैवलर हैड कम फ्रॉम डैश. ऑप्शंस आर एन एंशिएंट लैंड, अ मॉडर्न लैंड, एन एंटिक लैंड, अ माउंटेन लैंड. ये ट्रैवलर मुसाफिर कहां से आया था? वो आया था एन एंटिक लैंड. एंटिक यानी कि बहुत ही प्राचीन भूमि से, प्राचीन देश से वो आया था और उन्होंने वहां जो पुतला देखा था उसका वर्णन वो किसी के सामने करता है और उससे हमें उस Ozymandias राजा के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रैवलर हैड सीन इन द डेजर्ट डैश. ऑप्शंस आर अ लाइफलेस स्टैचू, अ स्मॉल स्टैचू, अ शैटर्ड स्टैचू, अ ब्रोकन स्टैचू. उस मुसाफिर ने रेगिस्तान में क्या देखा? उसने स्टैचू देखा, लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसा किया है कि कैसा स्टैचू देखा? तो उसने ब्रोकन स्टैचू यानी कि टूटा फूटा हुआ स्टैचू देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विसाज ले डैश. ऑप्शंस आर बीनीथ द पेडेस्टल, हाफ संक इन द सैंड, ऑन द पेडेस्टल, अंडर द सैंड. विसाज यानी कि फेस, चेहरा. उस पुतले से उसका चेहरा टूटकर नीचे गिरा था और जहां वो गिरा था वो आधा रेत में डूबा हुआ था. तो हाफ संक इन द सैंड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विसाज हैड अ डैश. ऑप्शंस आर फ्राउन ऑन द फेस, अ चीयर ऑन द फेस, अ स्माइल ऑन द फेस, अ सैडनेस ऑन द फेस. तो उस पुतले का चेहरा जो रेत में गिरा था तो उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो एक्सप्रेशंस कैसे थे? तो उस एक्सप्रेशन के लिए इस पोएम में ये वर्ड यूज किया गया है फ्राउन. फ्राउन ऑन द फेस. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्कल्पचर हैड अ डैश. ऑप्शंस आर एक्सप्रेशंस, मूड्स, पैशंस, फीचर्स. जिस स्कल्पटर ने स्टैचू बनाया था तो उसके पास क्या था? उसके पास पैशंस यानी कि जज्बा था. जिस पैशन से उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली उस राजा के एक्सप्रेशंस उस फेस पर उन्होंने कार्व किए थे, कैप्चर किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द ब्रोकन स्टैचू सिंबलाइज? ऑप्शंस आर नो मैन इज एन आइलैंड, द इवेंचुअल डाउनफॉल ऑफ पावर, द लोनलीनेस दैट वी ऑल फील, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ सोसाइटी. जो ब्रोकन स्टैचू था वो क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है कि कितनी भी शक्तिशाली ताकत क्यों ना हो उसका डाउनफॉल यानी कि उसका अंत होना ही है.
Next question. Who is telling the story of Ozymandias? Options are Ozymandias, Percy Bysshe Shelley, the king of Egypt, the traveler. ये Ozymandias राजा की कहानी कौन बता रहा है? तो एक मुसाफिर जो इजिप्ट से लौटा है वो इस राजा की कहानी बता रहा है. Next question. What is the central theme of the poem? Options are material things will eventually be destroyed. All gods have mortal traits. Man's excessive pride will lead to his inevitable fall and decline in power. The kings have no real power. इस पोएम की थीम क्या है? तो इस पोएम की थीम ये है कि हमारा जो घमंड होता है यानी कि प्राइड, इससे कितना भी बड़ा साम्राज्य, कितनी भी बड़ी ताकत, पावर एक दिन खत्म होने ही वाली है, उसका अंत एक दिन होने ही वाला है. ये इस पोएम की थीम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस? ऑप्शंस आर हाइकू, सोनेट, बैलेड, लिरिक. इस पोएम का टाइप यानी कि फॉर्म कौन सा है? तो इस पोएम को सोनेट कहा जाता है क्योंकि ये पोएम 14 लाइन्स पोएम है. 14 लाइन्स पोएम जनरली इज कॉल्ड अ सोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट और हु इज सराउंडिंग द स्टैचू? स्टैचू के आजू बाजू में क्या था, सराउंडिंग में क्या था? ऑप्शंस आर नथिंग, द ruins of Ozymandias' kingdom, the city where the traveler lives, flowers. तो जैसा कि इस पोएम में डिस्क्रिप्शन है, उस पुतले के बाजू में कुछ भी नहीं था. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is ironic about the inscription on the pedestal and the statue? Pedestal यानी कि वो हिस्सा होता है जिस पर स्टैचू बनाया जाता है, उसको पेडेस्टल कहते हैं. तो उस पर कुछ तो इंस्क्राइब यानी कि लिखा हुआ था, तो उसके बारे में क्या आयरनिक है, ऐसा क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर इट डिस्क्राइब्स समवन अदर देन द स्टैचू, इट डिस्क्राइब्स द humble king yet the statue is gigantic, it describes a mighty king yet the statue is desolate and decaying, it describes the traveler. तो वहां जो लिखा था उसमें लिखा था कि ये एक पावरफुल राजा का स्टैचू है, जो राजा सबसे शक्तिशाली राजा था. लेकिन आज हम वर्तमान में ये देखते हैं कि वो जो स्टैचू है वो स्टैचू अकेला है और टूटा फूटा है. तो जो राजा बहुत शक्तिशाली था एक समय पर, आज उसका पुतला, उसका स्टैचू डेसोलेट यानी कि बिल्कुल ही वीरान जगह में अकेला, और डिकेइंग यानी कि टूटा फूटा हुआ है. तो ये बात आयरनिक है जो लिखा था उस स्टैचू के पेडेस्टल पर. नेक्स्ट वन. व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम? ऑप्शंस आर iambic pentameter, trochaic pentameter, iambic tetrameter, dactylic pentameter. इस पोएम का मीटर कौन सा है? इस पोएम का मीटर है iambic pentameter. आयाम यानी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, और अगर ऐसे 5 आयाम एक लाइन में आते हैं तो हम उसको iambic pentameter लाइन कहते हैं. Next one. In the line, the hand that mocked them, whose hand is it referring to? ये लाइन है पोएम में the hand that mocked them, और प्रश्न पूछा गया है कि इसमें किसका हाथ यहां रेफर किया है. ऑप्शंस आर द ट्रैवलर, द स्कल्प्टर, Ozymandias गॉड. तो यहां स्कल्प्टर के हाथ की बात हो रही है जिसने ये स्टैचू बनाया था. Next one. The sculptor was able to understand Ozymandias' dash. Options are words, feelings, expressions, ambition. जो मूर्तिकार था जिसने स्टैचू बनाया था, उसको राजा के जो फीलिंग्स थे वो समझ में आए थे, और उसने बहुत ही माइन्यूटली सब फीलिंग्स राजा के चेहरे पर दिखाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select a line that does not make use of alliteration in the poem. ऐसी लाइन ढूंढो पोएम में से, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, जिसमें alliteration का प्रयोग नहीं किया है. alliteration क्या होता है? alliteration एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, शब्द के शुरू में एक ही साउंड का रिपीटिशन होता है. तो हमें यह ढूंढना है कि कौन सी ऐसी लाइन है जहां alliteration नहीं यूज किया है. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे. इस लाइन में अगर आप ठीक से देखोगे तो ल और स साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स रिपीट हुए हैं,
ल इन द वर्ड्स लोन एंड लेवल एंड स इन द वर्ड्स सैंड्स एंड स्ट्रेच शब्द के शुरू में रिपीटिशन है तो एलिट्रेशन है। दूसरा ऑप्शन, नथिंग बिसाइड रिमेन्स अराउंड द डीके। इस लाइन में र साउंड रिपीट हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स रिमेन्स एंड अराउंड, तो ये भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट ऑप्शन, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। अभी इस लाइन में रिपीटिशन ऑफ साउंड बिल्कुल भी नहीं है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो हम कहेंगे कि इसका उत्तर ऑप्शन सी है जिसमें एलिट्रेशन का प्रयोग नहीं किया है। फिर भी ऑप्शन डी देखते हैं, एंड रिंकल लिप एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड। इस लाइन में लास्ट के 2 वर्ड्स अगर आप देखोगे कोल्ड कमांड, तो क साउंड रिपीट हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स कोल्ड एंड कमांड, तो यहां भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रंकलेस लेग्स। इसमें एक वर्ड आता है ट्रंकलेस, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर लेग्स विदाउट अ बॉडी, लेग्स ऑन एन एलिफेंट, नॉट इनफ लेग रूम इन अ कार, लेग्स ऑन अ डॉल इन अ टॉय ट्रंक। ट्रंकलेस लेग्स का मतलब है लेग्स विदाउट अ बॉडी। Next one, what sort of a king was Ozymandias according to the statute? Options are a kind and generous king, a cruel and powerful king, a wise but very old king, a courageous warrior king. इस पुतले का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार ओजिमेंडियस राजा कैसा था? तो ओजिमेंडियस राजा बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, a mighty and despair. Mean. ये डिस्क्रिप्शन उस पुतले पर लिखा था, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर, I can be the best king, but only if my works survive. Nobody is like me. I am unique. I have the magic power to transform into the greatest king of all time. I am the greatest and all-powerful ruler. Fear me. तो इस लाइन का मीनिंग है, आई एम द ग्रेटेस्ट एंड ऑल पावरफुल रूलर, फियर मी। मुझसे डरो, मैं सबसे शक्तिशाली और महान राजा हूं। नेक्स्ट वन, द पोएम थ्रोज लाइट ऑन द डैश नेचर ऑफ ओzymandias. ऑप्शंस आर क्रूएल, एरोगेंट, बोस्टफुल, एग्रेसिव। ये पोएम राजा के कौन से स्वभाव के बारे में हमें बताती है? तो राजा का जो स्वभाव होता है, बढ़ाई करना, खुद के बारे में बोलना कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो कि रियलिटी अक्सर नहीं होती। तो इस स्वभाव के बारे में जिसको हम बोस्टिंग कहते हैं, बोस्टफुल नेचर ऑफ ओzymandias. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोएम इज डैश. ऑप्शंस आर मॉकिंग, नॉस्टैल्जिक, ग्लूमी, ग्लोटिंग. इस पोएम का जो टोन है वो टोन है मॉकिंग, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि कितना भी पावरफुल, शक्तिशाली राज्य क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, एक दिन सब कुछ खत्म होने वाला है. सो दैट इज द रियलिटी. सो द टोन ऑफ द पोएम इज मॉकिंग. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.